हेलो। हेलो। आ गई। हेलो। सो अभी आवाज आ रही है आप लोगों तक? मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? ऑल ओके? ओके। थैंक यू। चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं अपने क्लास की। एक बार आप लास्ट पॉइंट बताएंगे, कल मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था? ठीक है, वहां से उसके बाद से शुरू करते हैं जहां तक मुझे याद है। हम धातुओं के निष्कर्षण की बात कर रहे थे। हम धातुओं के निष्कर्षण की बात कर रहे थे जी। करिश्मा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बता रहे थे जी। वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया मैंने इसलिए बताया था क्योंकि जिस अभिक्रिया की हम बात कर रहे थे वहां पर ऊष्मा का जो है वो निष्कासन हो रहा था। इसकी चर्चा मैंने की थी आप लोगों से। ओके, इसके बाद हम आगे चले जरा, और आगे चलने पर हम यहां पर थोड़ी और चीजें जो हैं उसको भी कंटिन्यू करें। ठीक है, और इसमें जरा हम बात करते हैं धातुओं के परिष्करण की। ठीक है, धातुओं के परिष्करण की। तो टॉपिक डालेंगे धातुओं का परिष्करण और लिखे जी। याद आ गया? आज से शुरू करते हैं, यहां से धातु का परिष्करण लिखें। आज की क्लास में ये करते हैं धातु का परिष्करण। कोई बड़ी चीज नहीं है ये भी। देखिए क्या होता है कि पीछे हमने पढ़ा कि धातु जो है वो अलग अलग तरीके से जो है उनका निष्कर्षण किया जाता है, और इसके लिए आवश्यक है कि धातु किस प्रकार का है। मैंने बताया था उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु और निम्न अभिक्रियाशील धातु। तीन तरीके से धातुओं को हमने बांटा था, और ये कहा था कि जो उच्च अभिक्रियाशील धातु होंगे इनमें बहुत ज्यादा इंप्योरिटीज होंगी, और इसलिए इन धातुओं को गलित अवस्था में पहले ले आते हैं, यानी कि उनको मेल्ट कराते हैं, और गलित अवस्था में लाने के बाद उनका विद्युत अपघटन करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिसके थ्रू वहां से धातुओं का निष्कर्षण कर लिया जाता है। क्योंकि धातु जो है वो अपने प्रकृति के अनुसार एनोड या कैथोड पर जाकर जमा हो जाते हैं, और वहां से फिर उनका निष्कर्षण कर लिया जाता है। या फिर मध्यम वाले में आपको बताया था कि या तो कार्बोनेट अयस्क हो सकते हैं या फिर सल्फाइड अयस्क हो सकते हैं। अगर सल्फाइड अयस्क हुए तो उनका भर्जन की प्रक्रिया से, और अगर कार्बोनेट अयस्क हुआ तो उनका निस्तारण की प्रक्रिया से हम पहले ऑक्साइड बनाते हैं और फिर ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण कर लेते हैं। ठीक है, और जिनको बताया था कि निम्न क्रियाशील धातु होंगे उनके लिए बताया था कि ये या तो प्रकृति में यूं ही मिल जाते हैं, है ना, प्रकृति में जो है वो स्वतंत्र रूप में मिल जाते हैं, नेटिव फॉर्म में मिल जाते हैं, या फिर आपको बताया था कि अगर किसी दूसरे तत्व के साथ संयोजन करके मिले, संयोजित होकर मिले हो, तो उनमें सामान्यतः ये सल्फाइड के रूप में मिलते हैं। और सल्फाइड का अगर हमें सल्फाइड से धातु प्राप्त करना है तो उसके लिए भर्जन की प्रक्रिया सबसे अच्छी प्रक्रिया है, जिससे धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा और उस ऑक्साइड से आपको धातु मिल जाएगा। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद होंगी।
उसके बाद अब ये जो धातु प्राप्त हो रहा है ये ना एक्चुअली पूर्ण रूप से शुद्ध धातु नहीं होता, पूर्ण रूप से शुद्ध धातु नहीं होता, इसमें फिर भी कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, है ना। उन अशुद्धियों को हटाने का काम और उन अशुद्धियों को हटाकर पूर्ण रूप से शुद्ध धातु प्राप्त करने का जो काम होता है उसी को हम बोलते हैं धातु का परिष्करण। और पूरे रसायन विज्ञान में ऐसा बताते हैं कि धातुओं का अगर परिष्करण करना हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे सही जो प्रक्रिया है, सबसे सही जो उसके लिए आप कह सकते हैं कि प्रोसेस है, वो प्रोसेस वो प्रक्रिया है विद्युत अपघटनी प्रक्रिया, या उसको हम विद्युत अपघटनी परिष्करण बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें आप सबसे पहले तो ये लिखिए निष्कर्षण की प्रक्रिया, निष्कर्षण की प्रक्रिया के बाद, निष्कर्षण की प्रक्रिया के बाद प्राप्त धातु, निष्कर्षण की प्रक्रिया के बाद प्राप्त धातु निष्कर्षण की प्रक्रिया के बाद प्राप्त धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। इनमें कुछ अपद्रव्यों की मिलावट बची रह जाती है, इनमें कुछ अपद्रव्यों की मिलावट बची रह जाती है। ऐसे धातुओं से अपद्रव्यों को हटाकर ऐसे धातुओं से अपद्रव्यों को हटाकर पूर्ण रूप से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए, पूर्ण रूप से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि, सर्वाधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। सर्वाधिक प्रचलित विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। विद्युत अपघटनी परिष्करण। और इसमें विद्युत अपघटनी परिष्करण। ठीक है, क्या है ये, लिखे अशुद्ध धातु को, इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को, ऐसा लिख लें, इस प्रक्रिया में अशुद्ध भी ना लिखें, अपद्रव्य युक्त लिखें। इस प्रक्रिया में अपद्रव्य युक्त धातु को, अपद्रव्य युक्त धातु को एनोड पर तथा
शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाते हैं। एनोड पर नहीं, पर हटा दीजिएगा, ठीक है। अपद्रव्ययुक्त धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु की पतली परत को कैथोड बनाते हैं। तथा धातु के लवण विलयन को तथा धातु के लवण विलयन को धातु के लवण विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में धातु के लवण विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में विद्युत अपघट्य के रूप में लेते हैं। इस विद्युत अपघटनी सेल में इस विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड पर स्थित अपद्रव्य युक्त धातु एनोड पर स्थित अपद्रव्य युक्त धातु एनोड पर स्थित अपद्रव्य युक्त धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। विद्युत अपघट्य में घुल जाती है और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु शुद्ध धातु विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। विलेय अशुद्धियां विलयन में घुल जाती हैं। विलेय अशुद्धियां विलयन में घुल जाती हैं। विलेय अशुद्धियां विलयन में घुल जाती हैं और अविलेय अशुद्धियां एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं। अविलेय अशुद्धियां एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिन्हें एनोड पंख कहते हैं।
ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ये सिंपल सी चीज आपको समझ लेनी है बस। एक आप इस तरीके से बर्तन लेते हैं और उस बर्तन में जिस धातु का परिष्करण करना है उस धातु का सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि लवण विलयन लेते हैं, और इसमें इस तरीके से इस लवण विलयन में जो है हम इस प्रकार से दो रॉड लगाते हैं। एक रॉड कैथोड होता है पॉजिटिव चार्ज वाला, दूसरा रॉड एनोड होता है नेगेटिव चार्ज वाला। अब इसमें जब आपने धातु का जिन्हें एनोड पंख या अंग्रेजी में आप इसको एनोड मड कह सकते हैं। जिन्हें एनोड पंख या एनोड मड कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके दो ये जो रॉड है ये लग गए। अब क्या होगा कि जब आप इसको सेल से जोड़ेंगे और जैसे ही ये जो है ना, जैसे ही ये जो है विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होना शुरू होगी, वैसे ही क्या होगा कि इस लवण विलयन से जो शुद्ध है, जो शुद्ध आप कह सकते हैं कि धातु है, वो इस एनोड पर आकर क्या होगा, जमा होने लगेगा। वो इस एनोड पर आकर इस तरीके से कैथोड पर आकर जमा होने लगेगा। एनोड नहीं, कैथोड पर आकर जमा होने लगेगा। और जो अशुद्धि युक्त जो भी विलयन में था, उससे शुद्ध धातु यहां आकर पतली परत के रूप में जमा होने लगेगा। और जो एनोड वाला हिस्सा है, इस एनोड पर क्या आ जाएगा, जो अशुद्धियां हैं वो आने लगेंगी। ठीक है, ये जो अशुद्धियां हैं वो यहां पर आकर एनोड पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। और ये अशुद्धियां आगे चलकर, ये प्रक्रिया चलती रही तो ये अशुद्धियां आगे चलकर क्या होगा कि इसी विलयन में घुल जाएंगी, इसी सॉल्यूशन में ये घुल जाएंगी। और विलयन में घुलने के बाद, है ना, विलयन में घुलने के बाद ये जो है अगर बची रह गई, मतलब कुछ ऐसी है जो विलय नहीं है, जो घुल नहीं सकती, तो वही एनोड के आसपास जो है ये इस तरीके से इकट्ठा हो जाएंगे। एनोड के आसपास ये इस तरीके से इकट्ठा हो जाएंगी। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एनोड मड। क्या बोलेंगे, इसको एनोड मड बोलेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं इसको एनोड पंख। एनोड मड बोलेंगे या एनोड पंख बोलेंगे। तो इस तरह की स्थिति आपके साथ बनती हुई दिखाई देती है, किसमें, जब आप विद्युत अपघटनी परिष्करण करते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटनी परिष्करण इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। आपने ये लिख लिया है विद्युत अपघटनी परिष्करण क्या है। तो इसको आप बस ध्यान में रखिएगा कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। और आगे मैं आपको कुछ चीजें ऐसी जो आपसे परीक्षा में सीधे तौर पर पूछ दिया जाता है, उसको आपको यहां पर नोट डाउन करना है। नोट डाउन क्या करना है, धातु और उनके जो प्रमुख धातु है उनके अयस्क के बारे में जरा हम यहां पर पढ़ते हैं, अयस्कों के नाम। ठीक है, प्रमुख धातुओं
प्रमुख धातु एवं उनके अयस्क। प्रमुख धातु एवं उनके अयस्क। प्रमुख धातु एवं उनके अयस्क। ठीक है, यहां पर मैं कुछ जो चीजें बता रहा हूं उसको आप ध्यान से नोट करते चलेंगे। ठीक, और उसके बाद मैं उनको एक एक करके आपको जो है वो बता भी दूंगा। सबसे पहले धातु के नाम पर सोडियम। धातु के नाम पर आप लिखेंगे सोडियम। और इनके अयस्क या यौगिक, इनके अयस्क या यौगिक जो कि आपको सामान्य जीवन में मिलते हैं, अयस्क या फिर इनके यौगिक, आवश्यक नहीं है कि अयस्क ही हो, कुछ महत्वपूर्ण यौगिक भी जो है जो दैनिक जीवन में काम आते हैं उनके नाम भी हम यहां पर लिखेंगे। जैसे आप सबसे पहले सोडियम के लिए लिखते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, इसको आप बोलते हैं NaCl। सोडियम क्लोराइड NaCl। गुड मॉर्निंग शिवांगी। ये जितनी चीजें बोर्ड पर लिखी हैं इसमें से विद्युत अपघटनी परिष्करण का एक परिभाषा थी 2 वाक्यों की, वो लिखवाई है। बाकी चीजें बोर्ड पर आपके पास है। सोडा ऐश, इसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडा ऐश जो है ये सोडियम कार्बोनेट होता है और सोडियम कार्बोनेट के लिए जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3। और इसी सोडियम कार्बोनेट में अगर आप वाटर का 10 मॉलिक्यूल जोड़ दें, इसी Na2CO3 में 10 मॉलिक्यूल H2O का और ऐड कर दें तो ये बन जाता है वॉशिंग सोडा। ये बन जाता है वॉशिंग सोडा। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं सोडियम नाइट्रेट। NaNO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। और इसके अलावा एक यौगिक और आता है बोरैक्स। Na2B4O7 10H2O। ठीक है, तो ये सोडियम के वो महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इनके रासायनिक सूत्र अगर पूछते हैं सही रासायनिक सूत्र क्या है तो वो आप बता सकें। ठीक है, सोडियम के बाद
जो दूसरा आपको मिलेगा धातु वो है मैग्नीशियम। एक ही तरीके से लिखते हैं, Mg लिखते हैं पहले, मैग्नीशियम। ठीक है। मैग्नीशियम के जो अयस्क और यौगिक हैं उनमें से सबसे पहले आप लिख सकते हैं किसको, मैग्नेसाइट को। मैग्नेसाइट से मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखेंगे। मैग्नेसाइट जो है वो अयस्क है मैग्नीशियम का। और ये मैग्नेसाइट जो हम बोलते हैं वो बोलते किसको है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इसको हम बोलते हैं, ये क्या होता है, MgCO3। ठीक है, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये होता है MgCO3। ठीक है। इसी तरीके से आप डोलोमाइट, जिसका इस्तेमाल आप कई जगहों पर करते हैं, वैसे तो डोलोमाइट को कैल्शियम में भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 का ट्वाइस। मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है इसको आप डोलोमाइट बोलते हैं। ठीक, इसके बाद एक जो है इसका नाम है कार्नेलाइट, ये अयस्क है। कार्नेलाइट, ये पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर के 6 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, KCl MgCl2 6H2O। ठीक है, और एक जो होता है इसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट, एप्सोमाइट बोलते हैं इसको। और जो एप्सोमाइट होता है ये मैग्नीशियम का सल्फेट होता है, MgSO4, और उसके साथ साथ वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं 7। MgSO4 7H2O, इसको बोलते हैं एप्सम सॉल्ट या एप्सोमाइट बोलते हैं। तो यहां पर जो भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे नाम क्या हैं, ये सारे नाम आपके मैग्नीशियम के अयस्क हैं, इनसे मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है, इनसे मैग्नीशियम प्राप्त किया जाता है, ये मैग्नीशियम के अयस्क के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देख लें हम लोग। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, एयर।
एल्यूमिनियम। इसमें सबसे पहले हम बॉक्साइट का नाम लिखते हैं। बॉक्साइट जो कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण, बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। और इस अयस्क को आप एल्युमिनियम ऑक्साइड बोल सकते हैं, और जिसके साथ वाटर का कुछ कंटेंट जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो इसको आप लिखते हैं Al2O3 2H2, Al2O3 2H2, ये अयस्क के रूप में। ठीक है। इसके अलावा एक आता है इसमें, इसको बोलते हैं क्रायोलाइट। सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड इसको बोलेंगे, सोडियम एल्युमिनियम फ्लोराइड, या फिर आप इसको क्रायोलाइट बोलते हैं। ठीक है। और अगर ये वाटर के दो मॉलिक्यूल नहीं जुड़े हुए हों तो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, इस एल्युमिनियम के ऑक्साइड को Al2O3 जो है, इसको हम बोलते हैं कोरंडम, बॉक्साइट क्रायोलाइट कोरंडम। और इसके अलावा डायस्पोर, डायस्पोर जो है ये भी एक बहुत ही कम यूज में आने वाले अयस्क के रूप में है, और इसको लिखते हैं हम लोग AlOH। ठीक है। 1 मिनट का बस समय दें।
हेलो जी, अभी साउंड आ रही होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं के। पोटेशियम। पोटेशियम में क्या क्या है? तो पोटेशियम में एक तो हो गया पोटेशियम क्लोराइड, सबसे कॉमन। KCl। ठीक। दूसरा हो जाएगा आपका पोटेशियम कार्बोनेट। K2CO3। और तीसरा हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3। ये तीन जो है जी, डायस्पोर के बारे में मैं ये बता रहा था, जो AlOOH लिखते हैं, तो इसको दो, जो रासायनिक नाम है इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो मैंने यहां पर लिखा है, जो सबसे ज्यादा प्रयोग में आता है वो प्रयोग में आता है एल्युमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड नाम आता है। तो ये किसके लिए है? डायस्पोर। इसको कॉमनली बोलचाल की भाषा में डायस्पोर बोलते हैं, और AlOOH के रूप में जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, इससे भी परिष्कृत करके एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो बॉक्साइट के रूप में ये प्रयोग में आता है। ठीक है, तो पोटेशियम के तीन बताए हैं, पोटेशियम के तीन आप याद रखें। कैल्शियम नेक्स्ट जो है वो है कैल्शियम। और कैल्शियम में जब हम लोग यहां पर दिल्ली में आए थे पहली बार, मुझे याद है कि मेरा जो एक्सेंट था वो इस तरीके का नहीं था जैसा मैं आज बोलता हूं। और मेरे एक्सेंट से मतलब ये निश्चित रूप से पता चलता था कि उसमें थोड़ी सी जो भोजपुरी है, या फिर चूंकि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं इसलिए जो बिहार का एसेंस है वो उसमें मतलब समझ में आता था उस बोलचाल की भाषा में। ठीक है, धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश की। तो शुरुआत में जो हम लोग श का इस्तेमाल करते हैं, तालव्य श जिसको बोलते हैं, तो शुरुआत में मेरी भाषा में इस श का उस तरीके से यूज नहीं होता था, मतलब मैं उतना नहीं बोलता था। अपने बिहार में जिस तरीके से श को भी स बोलते हैं उसी तरीके से होता था। ठीक है, लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, और क्यों मुझे ये याद आया कि अगर कोई बिहारी होता या मैं ही उस समय वाला होता, तो इस कैल्शियम को कैल्शियम न पढ़ के कैल्शियम पढ़ता, और इस पोटेशियम को पोटेशियम न पढ़ के पोटेशियम पढ़ता।
या फिर इस मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ना पढ़ के मैग्नीशियम पढ़ता। ठीक है, ठीक है। अरे वाह, बहुत लोग हैं ना, बिहार से बहुत लोग हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि ये जो मैग्नीशियम बोलते या कैल्शियम बोलते या पोटेशियम बोलते, तो शुरुआत में जब मैं ये बोला करता था तो लोग कहते थे मैग्नीशियम नहीं होता है, मैग्नीशियम होता है। कैल्शियम नहीं होता है, कैल्शियम होता है ना। कैल्शियम होता है। रोहतास में कहां से है करिश्मा? और क्या कहते हैं, मैं कैल्शियम नहीं होता है, कैल्शियम होता है। पोटेशियम नहीं होता, पोटेशियम होता है। पोटेशियम नहीं होता, पोटेशियम होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो हम बोलते हैं अपनी भाषा में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, शुद्ध उच्चारण अगर आप प्रोनाउंसिएशन में जाएंगे अंग्रेजी के, तो शुद्ध उच्चारण जो है वो कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम ही है। श का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है। लेकिन फिर भी चूंकि आम बोलचाल की भाषा में अब खासतौर से भारत के लोगों की बोलचाल की भाषा में ये चीज रम गई है कि कैल्शियम ना बोल के कैल्शियम ना बोल के कैल्शियम बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो है, सासाराम में कहां से? ठीक है। तो इस वजह से जो है ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जी रोमा, नमस्कार। ठीक है। सो कैल्शियम के लिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैल्शियम कार्बोनेट। जो सबसे कॉमन है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट लिखा आप लोगों ने? ठीक है। और इसके बाद देखिए, आप जिप्सम यहां लिख सकते हैं। जिप्सम जो होता है ये कैल्शियम का सल्फेट होता है, और सल्फेट के साथ आप इसमें दो मॉलिक्यूल डाल सकते हैं। दो मॉलिक्यूल आप डाल सकते हैं, किसके? वाटर के। कैल्शियम सल्फेट के साथ दो मॉलिक्यूल वाटर का डाल दीजिए, यह बन जाता है जिप्सम। जी रोमा, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, ये जो क्लास है वो मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपका, कल सैटरडे है, कल मेजर चीजें जो हैं वो आपकी करा के, और उसके बाद जो चीजें याद करने वाली हैं वो आपको नोट्स के फॉर्म में अवेलेबल करा दूं, समझाने वाली चीजें। क्योंकि इसमें अब बहुत ज्यादा चीजें ऐसी बची नहीं है, अब सिर्फ डेली यूज में आने वाली चीजों की बात की जाती है। ठीक है। ओके, ठीक है करिश्मा, चलिए, कभी आना होता है मेरा सासाराम तो निश्चित रूप से मुलाकात होगी। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से मिल पाऊं और आपके परिवार से मिल पाऊं। ठीक है।
जी बिल्कुल, बिल्कुल, मैं भी वहीं से हूं। ठीक है। सो कैल्शियम कार्बोनेट लिखा, जिप्सम लिखा आपने। ठीक है। जिप्सम के बाद फ्लोस्पार। अब फ्लोस्पार जो है वो कैल्शियम का, आप कह सकते हैं कि ऐसा कैल्शियम का ऐसा अयस्क है जिसमें कैल्शियम के साथ फ्लोराइड जो है या फ्लोरीन जो है वो लगा होता है, CaF2। ठीक है। जी करिश्मा, धन्यवाद। बिल्कुल, मैं जब भी पहुंचा तो निश्चित रूप से मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों से मिल पाऊं, क्योंकि काफी अच्छा लगता है जब आप लोग इतने जोशो खरोश के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपना बहुत योगदान दे रहे हैं पढ़ाई में, और कम से कम इस चीज से आपके आसपास परिवार के लोग, परिचित लोग, आपके सगे संबंधी और आपसे छोटे जितने हैं वो इस चीज से प्रेरणा लेंगे कि आप एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, और कोशिश आपको इस तरीके से करनी है ताकि आप उसका एक अच्छा परिणाम दे सके। ठीक है। तो ये आवश्यक होगा, और उसके लिए आप जो है लगन से पढ़ाई करिए। जो भी आपको कठिनाई हो वो आपको ग्रुप दिया हुआ है, आप वहां पर प्रश्न करें, उत्तर मिलेंगे आपको। ठीक है। कैल्शियम के लिए क्या बताया? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, जिप्सम हो गया, फ्लोस्पार हो गया। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इन्हें आपको याद रखना होगा। ठीक है। और इसके अलावा कैल्शियम में ही एक और है, कैल्शियम में ही एक और है, फ्लोस्पार के साथ साथ आप देखें तो एक है फॉस्फोराइट। फॉस्फोराइट जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। फॉस्फोराइट जो है CA3 PO4 का ट्वाइस। CA3PO4 का ट्वाइस। करिश्मा, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ अकेला हूं अपने यहाँ से। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर इसी फील्ड में, यानी मेरी फील्ड में ही हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे अच्छे स्थानों पर भी हैं। ठीक है। तो निश्चित रूप से सभी लोग सब जगह उपलब्ध हैं, बस ये है परिचित नहीं होते, इसलिए समझ में नहीं आता है कि कौन कहां से। ठीक है। जी रोमा, अपना नंबर आप दे, मैं भेज देता हूं, ऐड कर दिया जाएगा आपको। आप जिस नंबर से टेलीग्राम पर जुड़े हुए हैं आप वो नंबर दे दे, आपको ऐड करवा देता हूं मैं। ठीक है। तो कैल्शियम के बारे में बताया आपको, कैल्शियम के ये अयस्क जो हैं वो आपको यहां पर मिलेंगे। ठीक। इसमें से जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बताया यहां पर, कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम और फ्लोस्पर। और इसके अलावा आपको बता दिया फॉस्फोराइट, इसके अलावा आपको बता दिया फॉस्फोराइट। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊं, और इसको तो आपको याद भी रखना है, ठीक है, क्योंकि यहां से सामान्य रूप से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए एफी बोलते हैं तो फेरम बोलते हैं, वैसे तो आप आयरन बोल सकते हैं या फिर आप लौह बोल सकते हैं, आयरन बोल सकते हैं या लौह बोल सकते हैं, ठीक है, Fe। अब इसमें जो हम यूज करते हैं, देखिए बहुत ही कॉमन है, और आपको बताऊं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, है ना, लिमोनाइट, और इसके अलावा आयरन पाइराइट, ये 5 जो हैं वो बिल्कुल आप याद रखें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य रूप से आपसे पूछ लिए जाते हैं कि निम्नलिखित में से आयरन के अयस्क या लोहे के अयस्क कौन से हैं, तो उनको आप यहां पर बता सकते हैं। लोहे के अयस्कों के रूप में क्या क्या चीजें जो है वो उपलब्ध है, तो इसमें सबसे पहला जो मैं लिख रहा हूं वो है मैग्नेटाइट। देखिए मैग्नेटाइट लोहे का सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है, क्योंकि इसमें जो लोहे का प्रतिशत होता है, इसमें जो लौह का प्रतिशत होता है, या मैं सीधा ही लिख देता हूं, इसमें जो लौह होता है वो लगभग 72.4% होता है। मोटे तौर पर आप इतना दशमलव वाला न भी याद रखें तो कोई बात नहीं है, ठीक है, आप इसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि 72% जो है, 72% जो है वो आपका लौह है। 72% क्या है? लौह है, ठीक है, मैग्नेटाइट। इसके बाद आप देखेंगे तो हेमेटाइट की बात करते हैं। हेमेटाइट की बात करते हैं। हेमेटाइट जो है वो दूसरे नंबर पर आता है, और इसमें जो है लौह की मात्रा लगभग 65 से 69% तक जो है वो मिलता है, ठीक है, 65 से 69%, 70% तक जो है वो मिलता है, ठीक है। और दोनों के लिए देखेंगे आप कि जो रासायनिक सूत्र है इनके, है ना, जैसे आप मैग्नेटाइट की बात करेंगे Fe3O4 लिख देते हैं, हेमेटाइट की बात करेंगे Fe2O3 लिख देंगे। ये इनका क्या है? रासायनिक सूत्र है जो कि आपको मिलेगा। इसके अलावा तीसरे नंबर पर लिमोनाइट है। लिमोनाइट जो है इसमें लौह की मात्रा आपको मिलती है लगभग 55% तक। इसमें लौह की मात्रा 55% तक मिलती है, और इसको आप बोल सकते हैं फेरो ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, फेरो ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। हालांकि इसके साथ जो है वो कुछ मात्रा H2O यानी कि पानी का, जल का भी होता है, FeOOH NH2O, ठीक है, ये लिमोनाइट हो गया। और इसके अलावा सिडेराइट, इसके अलावा सिडेराइट की बात करते हैं। सिडेराइट में जो लौह का प्रतिशत होता है, क्योंकि लोहे के जितने भी तरीके के जो प्रमुख अयस्क हैं उनमें आप कह सकते हैं कि सबसे कम आयरन वाला यही है, ठीक है, तो लगभग 45 से 50% तक लोहा जो है वो सिडेराइट में मिलता है। और इसमें ये जो है ये क्या होता है? ये आयरन का कार्बोनेट होता है, FeCO3 होता है। तो इस तरीके से 4 अलग अलग अयस्क जो हो गए वो आपको मिल गए, किस चीज के? आयरन के। इसके अलावा आपको बताया था कि अगर किसी मेटल के साथ सल्फर जुड़ जाए तो आप उस मेटल के नाम के साथ पाइराइट लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आयरन पाइराइट भी जो है एक मिनरल है, हालांकि इससे बहुत कम आयरन की प्राप्ति होती है, लेकिन या ये कम मिलता भी है,
लेकिन जो आयरन पाइराइट है इसको आप लिख सकते हैं FeS2 के रूप में। FeS2 के रूप में आप जो है इसे लिख सकते हैं। तो 4 5 5 ये आपके हो गए, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और आयरन पाइराइट। ठीक है, 5 जो है वो आपके आयरन के, 5 जो है वो आपके लोहे के जो है वो लोहे के जो है वो तत्व हो गए, या लोहे का जो है वो आपको अयस्क जो है वो दिखाई देगा। इसके बाद जो है लिखें कॉपर, तांबे की बात करते हैं। ये जो तांबा है, ये जो तांबा है ये भी हमें कॉमनली मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रियाशीलता के आधार पर, है ना, अभिक्रियाशीलता के आधार पर तांबे को हम किस वर्ग में रखेंगे? उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्यम अभिक्रियाशील धातु या निम्न अभिक्रियाशील धातु? किस वाले में रखेंगे? आप 1 2 3 करके कर दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। 3 लिखेंगे इसका मतलब होगा निम्न, और 1 लिखेंगे इसका मतलब होगा उच्च, 2 लिखेंगे इसका मतलब मध्य। तो आप 1 2 3 में ही आंसर दे दीजिए अपना। कॉपर किस के अंतर्गत आएगा? निम्न के अंतर्गत आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही, 3, है ना, निम्न के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसकी अभिक्रियाशीलता जल के साथ बहुत कम है, और जल के साथ चूंकि इसकी अभिक्रियाशीलता कम है, इस वजह से हम इसका इस्तेमाल भी जो है वो कर लेते हैं, बर्तन के रूप में करते हैं, है ना, इसमें जल रखकर पीते हैं, इसमें जो है वो हम, बिल्कुल बिल्कुल सही, सबके आंसर बिल्कुल सही है। सरस्वती, करिश्मा, सोमनाथ, राहुल, मधु, शिवांगी, अशोक, सबने बहुत ही सही आंसर दिया है। तो वो है आपका कॉपर, यानी कि तांबा। ठीक है, अब देखिए तांबे को लेकर जो सबसे कॉमन इसका अयस्क है वो है कैल्कोपाइराइट। ठीक है, कैल्कोपाइराइट भी आप बोलते हैं, चाल्कोपाइराइट भी बोलते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। कैल्कोपाइराइट, या फिर चाल्कोपाइराइट। दो अलग अलग तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन है। ठीक है, लेकिन पाइराइट अगर हमने बोल दिया है तो इसका मतलब ये हो गया, कॉपर पाइराइट जो है, कॉपर पाइराइट जो है, हाँ वो कॉमन आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, या फिर आप चैल्कोपाइराइट या कैल्कोपाइराइट जो है वो भी बोल सकते हैं। ठीक है रेनू, तो मैंने ये कहा आपसे कि कैल्कोपाइराइट या चैल्कोपाइराइट जो है, ये अगर पाइराइट हमने बोला है तो इसका मतलब होगा कि इसके साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? सल्फर जुड़ा होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम ये कहते हैं कि ये जो आयरन पाइराइट हमने ऊपर में लिखा था, इस आयरन पाइराइट के साथ अगर हम कॉपर भी साथ में जोड़ दें तो ये हो जाएगा कैल्कोपाइराइट, यानी कि CuFeS2। तो ये आपका हो गया क्या? चैल्कोपाइराइट या कॉपर पाइराइट के रूप में जो है वो जाना जाने लगा। ठीक है, लेकिन इसी में एक और आता है जिसको आप कैल्कोसाइट या चैल्कोसाइट बोलते हैं। कैल्कोसाइट या चैल्कोसाइट बोलते हैं। ठीक है, ये कैल्कोसाइट या चैल्कोसाइट जो है इसको आप बोल सकते हैं Cu2S। Cu2S बोल सकते हैं, कैल्कोसाइट या चैल्कोसाइट के रूप में जो है इसको आप देख सकते हैं।
इसके बाद कॉपर ऑक्साइड के रूप में हमारे पास क्यूपराइट है। क्यूपराइट आप लिख लीजिए, क्यूपराइट ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण अयस्क है। इसको आप कॉपर ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, इसको आप क्या बोल सकते हैं, कॉपर ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। और ये जो क्यूपराइट है या जिसको आप कॉपर ऑक्साइड बोल सकते हैं, ये कॉपर ऑक्साइड जो है वो सामान्य रूप से लिखा जाता है Cu2O। कैसे लिखा जाता है, Cu2O के रूप में लिखा जाता है। ये आप इन दोनों को भी लिख लीजिए और कॉपर ऑक्साइड को भी साथ में लिख लीजिए, ठीक है। इसके अलावा कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, इसको आप नाम देते हैं किस चीज का, मैलेकाइट का, ठीक है। मैलेकाइट जो है वो कॉपर का एक अलग, मैलेकाइट जो है ये कॉपर का एक अलग अयस्क है। इसको मैंने बताया लिखते हैं कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, Cu2 CO3OH का ट्वाइस, Cu2 CO3OH का ट्वाइस। ठीक है। और इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे तो आपको और भी कुछ चीज मिल जाएगी। इसको बोलते हैं एजुराइट। एजुराइट, एजुराइट जो होता है ये होता है आपका Cu3 CO3 का ट्वाइस और OH का ट्वाइस। एजुराइट, कॉपर, तो आयरन हो गया आपके पास और उसके बाद कॉपर हो गया। कॉपर के बाद एक और महत्वपूर्ण यहां पर हम धातु लिख ले, ये है हमारे पास जिंक, या फिर आप इसे जस्ता भी कहते हैं, जिंक या फिर जस्ता। जिंक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन आप कह सकते हैं कि इसका सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कॉमन जो अयस्क है वो अयस्क है जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड ये है आपका जेरेनस। अब इसके साथ हमने पाइराइट टर्म का यूज नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आप चाहें तो इसको जिंक पाइराइट एक बार कह सकते हैं। जिंक पाइराइट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इसमें जो है वो चीजें, इसमें जो है वो सल्फर का जो तत्व है वो जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग अवकेश। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास, देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास जो है वो उपेंद्र अनमोल सर के लिए जो है वो असाइंड है, जो मुझे पता है, ठीक है। और इसलिए इसका इस विषय में कुछ भी चीजें जो है वो आपको मैनेजमेंट से ही पता चल पाएगी। आप जो भी आपके पास टेलीकॉलर का नंबर है आप उनसे संपर्क करके इसके विषय में पूछ सकते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास कब से चलेगी या कब चलेगी, ठीक है। बाकी मेरे जिम्मे जो है वो जनरल साइंस का पोर्शन असाइंड है, तो जनरल साइंस की चीजें ही मैं डील कर रहा हूं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली चीजें जो है वो मैं डील नहीं कर रहा। मैंने इंग्लिश मीडियम वाले बैच में निश्चित रूप से साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाया है, बट हिंदी मीडियम के लिए उपेंद्र अनमोल सर जो हैं
उनको असाइन किया गया, तो इसलिए अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास वही लेंगे। ठीक है, इसके बाद आइए बात करते हैं फ्रैक्लिनाइट की। फ्रैक्लिनाइट क्या होता है? तो जो फ्रैक्लिनाइट है ये होता है आपका जिंक के साथ आयरन ऑक्साइड, है ना, आयरन का ऑक्साइड जो है वो जोड़ देते हैं, तो ये हो गया फ्रैक्लिनाइट। ठीक है, फ्रैक्लिनाइट के बाद एक और जिसको आप जिंक कार्बोनेट बोल सकते हैं, इसको कॉमन भाषा में बोलते हैं स्मिथसोनाइट। स्मिथसोनाइट, इसको हम बोलते हैं जिंक कार्बोनेट। स्मिथसोनाइट को क्या बोलते हैं? जिंक कार्बोनेट बोलते हैं। और इसके अलावा जिंकाइट, ZnO। ठीक है, चार। इसमें से जो सबसे कॉमन है जिंक प्राप्त करने के लिए वो है जिंक ब्लेंड, या फिर आप इसको जिंक पाइराइट के रूप में भी जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ अलग सा पूछते हैं। उन अलग में एक तो आपका Ag यानी कि सिल्वर भी आ जाता है, तो इसकी बात करते हैं। अर्जेंटाइट बोलते हैं इसको, अर्जेंटाइट बोलते हैं Ag को। और Ag यानी सिल्वर जो है इसके कई सारे आपको अलग अलग मिल जाएंगे, लेकिन सिल्वर को हम लोगों ने रखा था निम्न अभिक्रियाशील वाले में, यानी कि सिल्वर जो है वो स्वतंत्र रूप में भी पाया जा सकता है। तो सिल्वर अगर स्वतंत्र रूप में पाया जाएगा, जैसे कॉपर भी स्वतंत्र रूप में मिलता है, लेकिन कॉपर को जनरली हम जिन चट्टानों के साथ पाते हैं उनमें उनके पाइराइट वगैरह जो है वो ज्यादा मिल जाते हैं, इसलिए कॉपर वहां से हम निकाल लेते हैं। ठीक है, सिल्वर जो है वो जब फ्री फॉर्म में मिलता है तो इसको हम बोलते हैं नेटिव सिल्वर। तो नेटिव सिल्वर जब मिलता है तो इसके साथ कुछ मिक्स नहीं है, ये डायरेक्ट जो है वो चट्टानों की वेन्स में उपस्थित होता है, तो सीधा सीधा हम सिर्फ Ag लिख सकते हैं, नेटिव सिल्वर, या उसको Ag लिख सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि अर्जेंटाइट के रूप में जो है ये मिलेगा, या सिल्वर पाइराइट भी इसको बोल सकते हैं, Ag2S। Ag2S जो है ये अर्जेंटाइट के रूप में जो है वो जाना जाएगा। किसके रूप में जाना जाएगा? अर्जेंटाइट के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा क्लोरोगाइराइट, जो क्लोरोगाइराइट है इसको आप सिल्वर क्लोराइड भी बोल सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड भी बोल सकते हैं, AgCl बोल सकते हैं। और इसी क्लोरोगाइराइट को आप हॉर्न सिल्वर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हॉर्न सिल्वर। तो इस साथ के साथ ये नाम भी याद रखेंगे, साथ के साथ आप ये नाम भी याद रखेंगे। इसको क्या बोल सकते हैं? क्लोरोगाइराइट बोल सकते हैं, या फिर हॉर्न सिल्वर जो है वो भी आप इसका नाम रख सकते हैं। तो ये तीन जो आपके महत्वपूर्ण अयस्क हो गए, किसके? अर्जेंटाइन के, यानी कि
आप सिल्वर की बात कर सकते हैं, उसमें सिल्वर का पाइराइट भी बन जाता है जिसको अर्जेंटाइट बोलते हैं। नेटिव फॉर्म में सिल्वर मिल रहा है, इसका मतलब स्वतंत्र रूप से मिल रहा है। नेटिव फॉर्म का मतलब स्वतंत्र रूप से मिल रहा है। और क्लोरोगाइराइट जो है AgCl, इसको आप बोलते हैं कि ये हॉर्न सिल्वर है, सिल्वर का क्लोराइड है, सिल्वर का क्लोराइड है जो कि यहां पर मिल रहा है। ओके, इसके बाद लास्ट में कुछ छोटी छोटी चीजें देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक और यहां पर एक दो चीजें और करना चाहूंगा। जैसे क्रोमियम के लिए आप बात करेंगे तो आयरन क्रोमाइट, क्रोमियम Cr लिखते हैं इसको, Cr क्रोमियम, ठीक है। सो क्रोमियम के लिए जो है आप ध्यान रखेंगे आयरन क्रोमाइट। आयरन क्रोमाइड जो है ये क्रोमियम के लिए जाना जाएगा। और आयरन क्रोमाइड जो है इसके विषय में आपको ध्यान रखना है कि ये जो है क्रोमियम का ऑक्साइड है आयरन के साथ, यानी इसको आप लिख सकते हैं FeCr2O4। FeCr2O4 ये क्रोमियम का ऑक्साइड है आयरन के साथ, ठीक है। इसके अलावा आप एक लिखते हैं Hg। Hg जो होता है इसको आप बोलते हैं मरकरी। Hg जो होता है इसको आप बोलते हैं मरकरी। और Hg के लिए जो इसका अयस्क होता है, इसके अयस्क का नाम आपसे पूछा गया है, पीछे एग्जाम में भी पूछा गया है, इसको हम बोलते हैं सिनेबार। सिनेबार जो है ये मरकरी का सल्फाइड होता है, मरकरी का सल्फाइड होता है। और इसलिए सिनेबार से अगर आपको मरकरी निकालना है तो इसके लिए आपको किस प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा? रोस्टिंग के प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा, भर्जन की प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा। उस भर्जन की अभिक्रिया के दौरान सिनेबार यानी कि इस मरकरी के सल्फाइड से उसका ऑक्साइड बन जाएगा और फिर ऑक्साइड से उसको हम परिष्कृत कर लेंगे, निष्कासित कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मरकरी। मरकरी के बाद मैं अगर आपको बताऊं तो यहां पर जो है वो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड के रूप में भी एक मिलेगा। एक तो सबसे पहले आप लिखें कि कौन सा तत्व है ये या कौन सा धातु है। इसको आप बोलते हैं एसन और ये है टिन। टिन के लिए आप ध्यान में रखेंगे कैसिटेराइट। कैसिटेराइट जो है वो है, और इसको आप लिखते हैं SnO2। इसको क्या आप क्या लिखते हैं? SnO2 लिखते हैं। क्रोमियम मरकरी स्ट्रोंशियम, क्रोमियम मरकरी स्ट्रोंशियम। और लास्ट में आपके पास मैं बताऊं कि एक यहां पर तत्व है जिसको हम बोलते हैं बेरियम। बेरियम में दो चीजें जो है वो आपकी Ba, इसको आप बेरियम बोलते हैं। बेरियम जो है इसके विषय में आप जाने कि इसके दो बहुत ही महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं कि एक तो बेरियम सल्फेट है जिसको आप BaSO4 बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है बेरियम कार्बोनेट। बेरियम कार्बोनेट इसको आप बोलते हैं BaCO3। BaCO3 ये क्या हो गया? बेरियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। और लास्ट में मैं जो लिखने जा रहा हूं ये आप ध्यान में रखेंगे कि Pb यानी कि लेड के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। Pb को आप लेड बोलते हैं या फिर आप सीसा बोलते हैं, लेड बोलते हैं या फिर सीसा बोलते हैं। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण और कॉमन परीक्षा में पूछा गया है वो पूछा गया है गैलेना क्या होता है।
गैलेना जो होता है ये लेड सल्फाइड होता है, या फिर आप इसको पीबीएस लिख सकते हैं, यानी लेड के साथ सल्फर जो है वो जुड़ा हुआ होता है। लेड के साथ सल्फर जो है वो जुड़ा हुआ होता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सीरूसाइट जो है वो भी लेड का एक अयस्क है, और ये मुख्यतः क्या होता है, लेड का कार्बोनेट होता है। सीरूसाइट जो है ये लेड का कार्बोनेट होता है। और इसके अलावा कोटुनाइट जो है ना, ये भी लेड का एक अयस्क है जो कि लेड क्लोराइड के रूप में जाना जाता है। लेड क्लोराइड, या फिर आप इसको PbCl2 बोल सकते हैं कोटुनाइट के रूप में। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रकार के धातु हैं जिन धातुओं के विषय में आपको जानना चाहिए कि उनके कौन से अयस्क कहां पर उपस्थित है। ठीक है, ये आपकी पूरी लिस्टिंग है जो प्रमुख धातु और उनके अयस्क हैं। इसमें से मैं आपको अगर टिक लगा के बताना चाहूं कि आपको इनमें से कौन कौन से प्रमुख रूप से याद करने चाहिए, जैसे आप सिनेबार जरूर याद रखें, आप कैसिटराइट जरूर याद रखें, आप आयरन क्रोमाइट जरूर याद रखें, आप यहां पर जिंक ब्लेंड जरूर याद रखें, आप यहां पर अर्जेंटाइट जरूर याद रखें, क्लोगोराइट भी जरूर याद रखें जिसको हॉर्न सिल्वर बोलते हैं, आप यहां पर कॉपर ऑक्साइड नहीं, कॉपर पाइराइट जो है ना, ये जरूर याद रखें, चैल्कोसाइड जरूर याद रखें, आयरन पाइराइट जरूर याद रखें। बाकी आयरन के तो ये सारे ही याद रखने चाहिए इनफैक्ट आपको। ठीक है, तो आयरन के तो मैं कहूंगा कि आप जितने भी हैं वो याद रखें, कौन सा लिमोनाइट है कौन सा मैग्नेटाइट है ये जरूर याद रखें। ठीक है, इसके अलावा मैं इधर आता हूं तो आप देखें, आप डोलोमाइट जरूर याद रखें, मैग्नीशियम कार्बोनेट तो आसान है, एप्सम सॉल्ट या इप्सम सॉल्ट बोलते हैं, इसको जरूर याद रखें, बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है ये याद रखें, कैल्शियम कार्बोनेट सबको पता है, जिप्सम याद रखना आवश्यक होता है। इसके अलावा यहां आ जाएंगे तो डायस्पोर जो एल्युमिनियम ऑक्सीहाइड्रोक्साइड है इसको भी जरूर याद रखें, क्रायोलाइट इंपॉर्टेंट है, क्रायोलाइट याद रखेंगे, बोरैक्स याद रखेंगे, कॉमन पूछते हैं आपसे। इसके अलावा वॉशिंग सोडा याद रखने की आवश्यकता है, और सोडा ऐश भी याद रख लीजिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जितने पर मैंने टिक लगाया है ये तो आपको बिल्कुल रटे हुए से होने चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये किसके अंतर्गत आने वाले जो है वो अयस्क हैं। ठीक है, तो इन अयस्कों की पूरी लिस्ट जो है वो आपके पास अवेलेबल है। आपको क्या काम करना है, आपको इसमें से जो महत्वपूर्ण अयस्क है उसे याद करने की आवश्यकता है, उसे जरूर याद कर लीजिए। कोशिश करिए कि जिन पर टिक लगाया है मैंने वो आप पहले याद कर लें, और उसके बाद जो बाकी के भी जो है वो बाद में आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्थिति जो है वो आपकी हो गई अयस्कों को लेकर। ठीक, अब देखिए कोई भी मेटल जो है, कई बार क्या होता है कि मेटल जब किसी अम्ल के साथ रिएक्शन करता है, या फिर आपने देखा होगा कि घर में जो बैटरी होती है, बैटरी के ऊपर कई बार जो है वो सफेद सफेद सा कुछ जो है वो जमा हो जाता है, उसके जो जहां पर आप वो प्लग लगाते हैं ना, घर में जो बड़ी बैटरी होती है उसमें आपने देखा होगा कि सफेद सफेद सा जमा हो जाता है, व्हाइटिश व्हाइटिश था। जब भी कभी आप उसे चार्ज कराने को देते हैं, या फिर आप कहते हैं कि इसे चार्ज कर दिया जाए, तो वो जहां पर आप वो दोनों क्लिप लगाते हैं, है ना, प्लस और माइनस के जो क्लिप लगाते हैं, उस क्लिप के पहले जो है चाकू से या किसी तेज धार वाली चीज से उसको रगड़ते हैं, साफ करते हैं, ताकि जो करंट बने वो बहुत ही सही जाए, वहां पर सही तरीके से उस पर जुड़ सके। ठीक है, तो इस तरह की चीज है। या फिर आपने लोहे पर जंग लगता हुआ देखा होगा। तो ऐसी सारी चीजें जो हैं, इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न हो जाती है धातुओं के साथ, इसको हम बोलते हैं क्या, धातुओं का संक्षारण बोलते हैं, इसको हम
कोरोजन ऑफ मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातुओं का संक्षारण या फिर धातुओं का कोरोजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई धातु अम्ल के साथ, कोई भी धातु अगर अम्ल के साथ रिएक्शन करती है या कोई भी धातु जल के साथ रिएक्शन करता है, तो फिर वो इस तरीके के ऑक्साइड या दूसरी चीजें बनाता है जो कि उस धातु के चारों ओर, उस धातु के ऊपर जो है वो जमा हो जाते हैं। इसी को संक्षारण की प्रक्रिया बोलते हैं। तो अभी हम धातुओं के साथ इन चीजों को देख लेंगे कि संक्षारण की प्रक्रिया क्या है, संक्षारण होता क्या है। ठीक है, संक्षारण। कोरोजन, देखिए ये कोरोजन का जो टर्म है, हाँ जी, गैलेना में भी टिक करना है, गैलेना को भी जो है वो आप जरूर टिक करिए। गैलेना में मैंने किया भी होगा शायद। अच्छा, गैलेना में नहीं किया है, ओके, गैलेना को भी टिक कर लीजिए। गैलेना सबसे कॉमन है लेड के लिए। संक्षारण यानी कि कोरोजन, ठीक है। चलिए संक्षारण के बारे में लिखते हैं, संक्षारण के बारे में लिखते हैं। ओके, सोमनाथ का एक प्रश्न है। सोमनाथ का प्रश्न ये आया है कि क्या लिथियम से बैटरी बनाने पर पोल्यूशन होता है क्या? देखिए सीधी सी चीज बताऊं कि लिथियम आयन में किससे जो बैटरी बनती है ना, लिथियम आयन बैटरी जो आप बनाते हैं, उस बैटरी से बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि उस बैटरी से किसी चीज का निष्कासन नहीं हो रहा है और उस बैटरी में 150 से 200% तक जो है वो एनर्जी सेव होती है। ठीक है, तो इस वजह से जो लिथियम आयन है वो बहुत ही क्लीन फ्यूल के फॉर्म में जो है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे जब भी बैटरी बनाएंगे तो उसका अच्छा खासा जो एनर्जी स्टोर होती है उससे अच्छे खासे लंबे दिनों तक जो है वो काम चल जाता है। ठीक है, चलिए संक्षारण की बात करते हैं, कोरोजन की बात करते हैं। कोरोजन क्या है इस विषय में आप लिख लें फटाफट। कोरोजन क्या है? ठीक है, लिखें, जब कोई धातु, जब कोई धातु अपने आसपास, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, अम्ल या नमी के संपर्क में आता है, अम्ल या नमी के संपर्क में आता है, तो
उनसे प्रतिक्रिया करके कुछ नए यौगिक उनसे प्रतिक्रिया करके कुछ नए यौगिक बनाता है, उनसे प्रतिक्रिया करके कुछ नए यौगिक बनाता है, जिस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो जैसे लोहा है और लोहा संपर्क में आ गया नमी के, लोहा संपर्क में आ गया किस चीज के, लोहा संपर्क में आ गया सपोज किया पानी के, तो ऐसी स्थिति में लोहे के ऊपर जो जंग लग जाता है, जिसको आप आयरन ऑक्साइड बोलते हैं, आयरन का ऑक्साइड होता है, वो जंग के रूप में दिखाई देता है। तो जिस प्रक्रिया से वो जंग बना, जिस प्रक्रिया से वो रस्टिंग हुई है, उस रस्टिंग को आप संक्षारण की प्रक्रिया बोलेंगे, उस रस्टिंग को आप कोरोजन का प्रोसेस बोलेंगे। वो क्या हो गया, कोरोजन हो गया। जो मटेरियल जिसका कोरोजन हुआ है वो कोरोसिव मटेरियल हो गया, है ना। तो इस तरीके से कई सारी चीजें जो है संक्षारित पदार्थ, है ना, संक्षारित पदार्थ के रूप में जो है वो नजर आती है। ठीक है, धातु के साथ ये संक्षारण की प्रक्रिया बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए आपने देखा होगा कि वैसे सारे धातु जिनमें संक्षारण की जो है वो प्रक्रिया बहुत कॉमन रूप से दिखाई देती है, उन धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए उनके ऊपर विशेष प्रकार के तत्वों से बने यौगिक का लेप किया जाता है, उसके ऊपर परत चढ़ाई जाती है, जिस परत के चढ़ाए जाने से वो धातु लंबे समय तक संक्षारण से बचे होते हैं। अब ये जो लेप चढ़ाया जा रहा है वो कितना मोटा है और कितने अच्छी तरीके से चढ़ाया गया है, इस चीज पर डिपेंड करता है कि उसमें जो पदार्थ मिलाए गए या जो यौगिक है वो सही अनुपात में मिलाए गए हैं या नहीं मिलाए गए हैं। जैसे मैं बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूं और ये आपने भी शायद देखा होगा, जैसे हम घर में गैस चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, गैस चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। अब गैस चूल्हा जो आप लेने जाते हैं मार्केट में, तो वो गैस चूल्हा जो है वो अलग अलग रेट में आपको मिल जाता है। ये रेट जो है गैस चूल्हा जिस धातु से बना हुआ है ना, उस धातु के क्वालिटी पर डिपेंड करता है। आप मार्केट में जाएंगे, आपको जो है वो प्योर स्टील से बना हुआ भी गैस चूल्हा मिल जाता है, मतलब उसकी जो पूरी बॉडी है वो स्टील की बनी हुई है, वैसे भी आपको मिल जाता है। आपको गैस चूल्हा जो है स्टेनलेस स्टील के अलावा लोहे का बना हुआ भी गैस चूल्हा मिल जाएगा, जिस गैस चूल्हे के ऊपर जो है एक तरह के परत चढ़ाई गई होगी, जो परत लगभग उसी तरीके से चमकती है जैसे कि स्टील, लेकिन वाकई में वो परत जो है, वो जो बॉडी होती है वो स्टील की बनी हुई नहीं होती है। कई बार क्या होता है कि ये सस्ते लेप चढ़े हुए होते हैं उन पर, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि अगर चूंकि गैस का चूल्हा है, पानी गिरना बहुत कॉमन सी चीज है, साफ सफाई में पानी का इस्तेमाल करना उस चूल्हे पर ये बहुत कॉमन सी चीज है। तो ऐसी स्थिति में जो चूल्हा है वो कई बार पानी के संपर्क में जब आता है और धीरे धीरे जहां जहां पर वो परत चढ़ाई गई है, वो जो कवरिंग की गई है, वो कवरिंग कहीं कहीं से कई बार उखड़ जाता है, तो उतनी दूर जो है वो जंग लग जाता है। अब जंग लगना क्या हो गया, कोरोजन हो गया, जो आपको बताया मैंने, और उस कोरोजन से बचाने के लिए वो लेप चढ़ाया गया था, वो कवरिंग की गई थी। तो आपको ये चीज थोड़ी सी ऑब्जर्व करनी होगी कि किन किन चीजों से कवरिंग ऐसी बनाई जाती है
क्योंकि दैनिक जीवन में काम आने वाली ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। ठीक है, तो उदाहरण एक तो लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण सिल्वर जो होता है वायु की नमी के संपर्क में आने पर क्या होता है, आने पर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जो चांदी या सिल्वर पर काली परत के रूप में दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या होता है, काले परत के रूप में जो है वो दिखाई देता है। या आपने देखा होगा, आप में से जो गर्ल्स हैं उनको ये चीज बहुत कॉमन पता होगी कि चांदी का वो कुछ भी जो ऑर्नामेंट यूज करती हैं, पहनती हैं, चाहे वो अंगूठी के रूप में हो, चाहे वो पायल के रूप में हो, है ना। तो बहुत कॉमन होता है कि भाई सुनार के यहां से लेकर आए और पायल काली हो गई, अब उसे साफ करने के लिए देना है, या फिर अंगूठी जो है वो काली हो गई, उसे साफ करने के लिए देना है। तो ये जो कालापन आता है, यही क्या है, यही संक्षारण है, यही क्या है, कोरोजन है, जो कि वहां पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपको बताऊं, कई सारी और भी चीजें आपको दैनिक जीवन में इस्तेमाल में आएंगी। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि जो तांबे का बर्तन होता है उस पर हरी हरी परत आ जाती है। ये हरी परत आने का कारण क्या होता है, हरी परत आने का कारण ये होता है क्योंकि कॉपर के साथ जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है और उसके साथ कॉपर कार्बोनेट बना देता है ना, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। ये कॉपर कार्बोनेट जो है वही हरे परत के रूप में दिखाई देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें देखिए बहुत ज्यादा सुनार की गलती नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि हम जहां रह रहे हैं वहां पर जिस प्रकार के पानी का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिस प्रकार के पानी का इस्तेमाल करते हैं, उस पानी से रिएक्ट करके, या जो वहां पर आप कह सकते हैं कि वायु में उपस्थित प्रदूषण है, उसके अंतर्गत वायु से जब वो रिएक्ट करता है और उस वायु में आसपास जो है वो सल्फर ज्यादा हो, तो ऐसी स्थिति में वो सल्फाइड बना लेते हैं, सिल्वर सल्फाइड बना लेते हैं, और वही सिल्वर सल्फाइड काले रूप में दिखाई देते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, तांबे के बर्तन पर जमी हुई हरी परत, तांबे के बर्तन पर जमी हुई हरी परत। ये जो हरी परत जमी हुई होती है, ये जो हरी परत जमी हुई होती है, इस हरी परत को आप जो है वो यहां पर, इस हरी परत को जो है वो यहां पर आप आ, किस रूप में देखते हैं, ये जो है ये कॉपर कार्बोनेट होता है, कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है,
कॉपर कार्बोनेट होता है जो कि कॉपर के वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के प्रतिक्रिया से बनता है। तो ये भी क्या है, ये भी कोरोजन का एक प्रोसेस है। ये भी क्या है, कोरोजन का एक प्रोसेस है जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, और इसके अलावा सबसे कॉमन है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी कोरोजन का एक प्रोसेस है जिसको कि आप यहां पर देख सकते हैं। या फिर एल्युमिनियम के ऊपर जो है वो सफेद सी परत जम जाती है। तो एल्युमिनियम के ऊपर जो सफेद सी परत जमती है वो भी संक्षारण की ही प्रक्रिया है, जो कि मुख्य रूप से एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जो है वो देखने में आती है। ठीक है, अब आपको यहां पर मैं बताऊं कि संक्षारण से सुरक्षा के लिए कौन कौन से उपाय हैं। ठीक, यहां पर दो उदाहरण मैंने दिए हैं और उदाहरण मैंने आपको बता दिया। एल्युमिनियम के ऊपर सफेद परत का जमना, लोहे के ऊपर जंग का लगना, यह भी संक्षारण की प्रक्रिया के ही कुछ उदाहरण है। तो इसलिए अब मैं आगे जो टॉपिक डाल रहा हूं वो है संक्षारण से सुरक्षा। संक्षारण से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम corrosion। प्रोटेक्शन फ्रॉम कोरोजन, यानी कि संक्षारण से सुरक्षा जो है, प्रोटेक्शन जो है वो किस किस कारण से मिल सकती है, ये किस किस तरीके से मिल सकती है। लिखे, धातुओं को संक्षारण से सुरक्षित रखने के लिए, धातुओं को संक्षारण से सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। निम्नलिखित विधियां अपनाई जाती हैं। क्या क्या करते हैं देखिए आप। जो लोग घर के गेट पर, लोहे का गेट आपका बना है, लोहे के गेट पर जंग न लगे उसके लिए क्या करते हैं, आप उसके ऊपर पेंट लगा देते हैं। तो पेंट जो है वो एक परत के रूप में उस लोहे के ऊपर होता है, और चूंकि उस पेंट, अच्छी क्वालिटी का पेंट लगाएंगे तो वो बाहर की नमी या फिर पानी वगैरह जितना है उससे लोहे का संपर्क को दूर रखता है, और इस वजह से लोहे से बना वो गेट काफी लंबे दिनों तक सुरक्षित रहता है। समय समय पर आपको ये पेंट जो है वो फिर से करना पड़ता है, क्योंकि पेंट की परत जैसे जैसे उखड़ती है वैसे वैसे उस जगह पर लोहे में कोरोजन हो सकता है। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना होता है और वो पेंट चढ़ाते रहना होता होगा। या फिर आप क्या करते हैं कि आप जैसे मशीन वगैरह का हम इस्तेमाल करते हैं, तो मशीन में जो उनके कंपोनेंट्स, जो घूमने वाले खासतौर से कंपोनेंट्स होते हैं, उन कंपोनेंट्स, वो कंपोनेंट्स अगर लोहे के बने हुए हो, तो आपने हमेशा देखा होगा कि अगर बहुत दिनों तक कोई मशीन नहीं चली है ना, बहुत दिनों तक कोई मशीन चलाई नहीं गई, छोड़ के ऐसे ही रखा गया है, तो जब उस मशीन को फिर से चलाना होता है तो उसके जो ये कंपोनेंट होते हैं उस पर कोरोजन हो रखा होता है, उस पर संक्षारण हो रखा होता है, उस पर जंग लगी हो सकती है, या अलग तरह की परत जमी हुई हो सकती है। तो हम क्या करते हैं कि उसको जो है रगड़ कर, है ना, उसको रगड़ कर पहले साफ कर देते हैं, और उसके बाद वहां पर तेल या किसी भी ग्रीस जैसे लुब्रिकेंट का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि वो चीज चिकनी हो जाती है, और साथ के साथ
लोहे का जो संपर्क है ना, वो संपर्क वायु से या वायु में उपस्थित नमी से टूट जाता है, क्योंकि तेल की एक परत या ग्रीस की परत वहां आ जाती है, और इस वजह से वो बहुत अच्छी तरीके से सुरक्षित रह पाता है। तो पहला तो हम संक्षारण से सुरक्षा में यही लिख सकते हैं कि धातु के ऊपर पेंट करके तेल लगाकर या ग्रीस जैसे स्नेहक लगाकर, स्नेहक बोलते हैं लुब्रिकेंट को, स्नेहक बोलते हैं लुब्रिकेंट को, जो लुब्रिकेट करता है। संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। संक्षारण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। दूसरा, यशद लेपन, ये हिंदी थोड़ा सा देखना पड़ता है। यशद लेपन, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इसको सीधे लिखना है, धातु के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना। धातु के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना, इसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो जैसे लोहा हो गया है, लोहे के ऊपर आपको, चूंकि जस्ता जो होता है, जिंक जो होता है, वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, तो इस वजह से जो है जिंक की परत यहां पर चढ़ा देता है अगर, तो उसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। उसको क्या बोलेंगे, गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे। या फिर यहीं पर आप एक तीसरा काम कर सकते हैं, वो है एनोडीकरण का। ठीक है, एनोडीकरण क्या है, ये एनोडीकरण लिख लें आप यहीं पर, एनोडीकरण लिख लें, लिखें। एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम को, एनोडीकरण के लिए एल्युमिनियम को एनोड बनाकर एल्युमिनियम को एल्युमिनियम को एनोड बनाकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालकर विद्युत अपघटन किया जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालकर विद्युत अपघटन किया जाता है। एनोड पर उत्सर्जित ऑक्सीजन गैस एनोड पर उत्सर्जित
ऑक्सीजन गैस एल्यूमिनियम के साथ प्रतिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाती है। बनाता है। ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या बनाएगा? ऑक्सीजन गैस जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। किसका? एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये मोटी परत के रूप में इस पर दिखाई देगा। इसी को हम बोलते हैं एनोडीकरण। सो एनोडीकरण क्या होता है? इससे एल्यूमिनियम ऑक्साइड से जो बन जाएगा उससे एल्यूमिनियम जो है वो सुरक्षित रहता है। इससे क्या होता है? एल्यूमिनियम जो है वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो सफेद परत उस एल्यूमिनियम को संक्षारण से बचाने के लिए जो है वो काम में आते हैं। ठीक है। एक जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रोमियम लेपन। चौथा जो है इसको लिख सकते हैं क्रोमियम लेपन। क्रोमियम लेपन जो है ना, ये ठीक यशद लेपन में जैसे आप धातु के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाते हैं, उसी तरह से क्रोमियम लेपन में धातु के ऊपर क्रोमियम की परत, धातु के ऊपर क्रोमियम की परत चढ़ाना। ठीक है, ये क्रोमियम लेपन का प्रोसेस हो गया। और पांचवा यहां पर क्या लिख सकते हैं? पांचवा लिख सकते हैं मिश्र धातु बनाना। मिश्र धातु बनाकर, बाय द फॉर्मेशन ऑफ अलॉय। अलॉय जो है मिश्र धातु के रूप में आप अगर किसी धातु को परिवर्तित करते हैं। मिश्र धातु का मतलब कि जिस धातु को आप संक्षारण से बचाना चाहते हैं उस धातु की ज्यादा मात्रा कुछ अन्य धातुओं के साथ निश्चित अनुपात में मिलाते हैं, कम मात्राओं के साथ मिलाते हैं, तो उस धातु के प्रमुख गुणों का भी हम उपयोग कर पाते हैं और साथ के साथ उस धातु को हम संक्षारण से भी बचा पाते हैं। तो इस तरीके के कई सारे मिश्र धातु या कई सारे अलॉयज जो हैं वो अवेलेबल है हमारे पास। डेली लाइफ में हम इनका काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी एक पूरी लिस्ट होगी, कल की क्लास में हम उस पर भी बात करेंगे कि कौन कौन से कॉमन अलॉय हैं जो कि हम डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में इस्तेमाल में लाते हैं। और इसके साथ साथ आपको जो पीछे मैंने ये जो लिस्ट बताई है, इस लिस्ट को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि आपसे बहुत ज्यादा इस तरीके के लिस्टिंग से पूछते हैं कि किस धातु के कौन से अयस्क हैं, क्या किस रूप में है, सल्फाइड है, कार्बोनेट है ना, ऑक्सी हाइड्रोक्साइड है या क्या है। तो वो जो जहां जहां टिक लगाया है उसको निश्चित रूप से आप पहले याद कर लेंगे और बाकी की चीजें जो है वो बाद में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। कल इससे आगे चलेंगे और इसके आगे जो मिश्र धातु वगैरह है उनकी चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट जो है दूसरे जो प्रमुख तत्व हैं उनके कई सारे ऐसे यौगिक जो कि दैनिक जीवन में इस्तेमाल में आते, उन पर भी चर्चा करेंगे।